Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम एम लक्ष्मीकांत के भारतीय राज व्यवस्था के एक बहुत ही अहम अध्याय चैप्टर 76 पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, ये अध्याय बात करता है कुछ खास वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों की। बिल्कुल, जैसे शेड्यूल कास्ट्स एससीज, शेड्यूल ट्राइब्स एसटीज, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एसईबीसीज और पहले एंग्लो इंडियंस भी थे इसमें शामिल। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई संविधान इन वर्गों को ये विशेष सुरक्षा, ये स्पेशल प्रोटेक्शन क्यों देता है। और हाँ, यूपीएससी मेंस के लिहाज से ये एनालिसिस बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मतलब इन स्पेशल प्रोविजंस के पीछे का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक क्या है, सोशल जस्टिस के सिद्धांत क्या है, आखिर क्यों जरूरत पड़ी इन पॉजिटिव एक्शन या सकारात्मक कार्रवाई जैसे कदमों की। और हाँ, प्रीलिम्स की बात करें तो फैक्ट्स की भरमार इस चैप्टर में। कौन से आर्टिकल्स, कौन से अमेंडमेंट्स, कौन कौन से कमीशंस, ये सब जानना बेहद जरूरी है। हाँ, ये सारे प्रावधान, जैसा आपने कहा, संविधान के पार्ट 16 में मिलते हैं। आर्टिकल्स 330 से लेकर 342A तक फैले हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि इन वर्गों की पहचान, मतलब स्पेसिफिकेशन होती कैसे है? ये प्रक्रिया क्या है? संविधान निर्माताओं ने जरूर इसे बहुत ध्यान से बनाया होगा। हाँ बिल्कुल, प्रक्रिया काफी साफ है और प्रीलिम्स के लिए इसके डिटेल्स, जैसा मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शेड्यूल कास्ट्स यानी एससीज की बात करें तो आर्टिकल 341(1) कहता है कि राष्ट्रपति, अच्छा, हाँ, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए वहां के राज्यपाल से कंसल्टेशन करने के बाद एक पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए उन जातियों, नस्लों या जनजातियों को एससीज के तौर पर स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति नोटिफाई करते हैं। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसमें संसद का रोल आता है। आर्टिकल 341(2) कहता है कि एक बार राष्ट्रपति ने लिस्ट नोटिफाई कर दी तो उस लिस्ट में किसी जाति को शामिल करना है या बाहर निकालना है, हाँ, ये पावर सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, और वो भी कानून बनाकर। अच्छा, मतलब राष्ट्रपति दोबारा नोटिफिकेशन से नहीं बदल सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार नोटिफाई हो गया, फिर बदलाव सिर्फ संसद करेगी बाय लॉ। ये पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी दिखाता है इस मामले में। समझ गए। तो राष्ट्रपति शुरू करते हैं, पर फाइनल वर्ड संसद का है। अच्छा, क्या शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटीज के लिए भी यही सिस्टम है? हाँ, लगभग वैसा ही है। आर्टिकल 342(1) राष्ट्रपति को राज्यपाल से कंसल्ट करके एसटीज को स्पेसिफाई करने का अधिकार देता है। ओके। और फिर आर्टिकल 342(2) के तहत एसटीज की लिस्ट में किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने का अधिकार भी कानून द्वारा केवल संसद को ही है। राष्ट्रपति की ओरिजिनल नोटिफिकेशन बाद की नोटिफिकेशन से नहीं बदली जा सकती। ठीक है, ये प्रोसेस एक तरह की यूनिफॉर्मिटी और लेजिटिमेसी लाता है ना? बिल्कुल। अब आते हैं एसईबीसीज पर, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। हाँ, इनकी पहचान की प्रक्रिया में तो हाल में काफी कुछ हुआ है, खासकर 102nd और 105th अमेंडमेंट्स के बाद। ये क्या मामला है? हाँ, एसईबीसीज का मामला थोड़ा ज्यादा डायनामिक रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आर्टिकल 340 है। हाँ, मंडल कमीशन वाला। एग्जैक्टली। ये राष्ट्रपति को पावर देता है कि वो एसईबीसीज की कंडीशंस की जांच के लिए एक कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं। ये कमीशन उनकी डिफिकल्टीज दूर करने और कंडीशन सुधारने के उपाय रेकमेंड करेगा। और इसी के तहत मंडल कमीशन बना था। हाँ, 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना। रिपोर्ट 1980 में आई और फिर 1990 में वीपी सिंह सरकार ने ओबीसीज के लिए 27% रिजर्वेशन लागू किया सरकारी नौकरियों में। हाँ, वो तो एक लैंडमार्क मूवमेंट था। बिल्कुल। अब आते हैं रीसेंट चेंजेस पर। 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 ने आर्टिकल 342A जोड़ा। अच्छा, इसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल से कंसल्ट करने के बाद केंद्र सरकार के पर्पसेस के लिए एसईबीसीज की एक सेंट्रल लिस्ट नोटिफाई करते हैं। और आर्टिकल 342A(2) कहता है कि इस सेंट्रल लिस्ट में किसी वर्ग को जोड़ने या हटाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, कानून बनाकर। तो फिर राज्यों का क्या वो अपनी लिस्ट नहीं बना सकते थे? इसी पर तो कंफ्यूजन हुआ था ना? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। 102nd अमेंडमेंट के बाद ये बड़ा सवाल उठा कि क्या राज्यों ने अपनी एसईबीसीज लिस्ट बनाने की पावर खो दी है? हाँ, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए
105th अमेंडमेंट एक्ट 2021 लाया गया। इसने आर्टिकल 342A को मॉडिफाई करके ये साफ कर दिया कि राज्यों के पास अपनी SEBCs की लिस्ट बनाने और मेंटेन करने की पावर पहले की तरह बनी रहेगी। अच्छा, तो अब ये मामला सुलझ गया है। स्टेट्स अपनी लिस्ट बना सकती हैं, सेंटर अपनी। हाँ, मोटे तौर पर यही है। ये फेडरल स्ट्रक्चर के लिहाज से जरूरी क्लैरिफिकेशन था। चलिए, ये तो हुई पहचान की बात। अब जरा देखते हैं कि पहचान के बाद संविधान SCs और STs के लिए क्या खास सेफगार्ड्स या प्रोविजंस करता है। यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से ये सवाल बहुत अहम है। विधायिका और सरकारी सेवाओं में SCs और STs के लिए रिजर्वेशन के प्रावधानों ने भारत में इंक्लूसिव गवर्नेंस को किस हद तक प्रमोट किया है? क्या ये हिस्टोरिकल इनजस्टिस को एड्रेस करने में इफेक्टिव रहे हैं? हाँ, रिजर्वेशन इन प्रोविजंस का सबसे विजिबल और कह सकते हैं महत्वपूर्ण पहलू है। प्रीलिम्स के लिए कुछ की फैक्ट्स यहाँ जरूर नोट करने चाहिए। बताइए। पहला, लेजिस्लेचर्स में रिजर्वेशन आर्टिकल 330 लोकसभा में और आर्टिकल 332 राज्य विधानसभाओं में SCs और STs के लिए सीटों के रिजर्वेशन का प्रोविजन करता है। और ये किस आधार पर होता है? ये उनकी पॉपुलेशन के रेशियो के आधार पर होता है। जिस राज्य में जितनी जनसंख्या, उस अनुपात में सीटें आरक्षित, ताकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित हो सके। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट है रिजर्वेशन की अवधि। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आर्टिकल 334 के अनुसार ओरिजिनल संविधान में ये रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए था, मतलब 1960 तक। सिर्फ 10 साल? ऐसा क्यों? शायद उम्मीद ये थी कि 10 साल में हालात इतने सुधर जाएंगे कि इसकी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन खैर, जमीनी हकीकत अलग थी। हाँ, वो तो है। इसलिए इसे लगातार हर 10 साल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जरिए एक्सटेंड किया जाता रहा है। और लेटेस्ट कौन सा है? सबसे लेटेस्ट है 104वां अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SCs और STs के लिए सीटों के रिजर्वेशन को 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया है। 2030 तक? हर 10 साल में इसे बढ़ाने की जरूरत पड़ना, ये अपने आप में काफी कुछ कहता है सोशल इक्वालिटी के लक्ष्य के बारे में। बिल्कुल। खैर, विधायिका में रिप्रेजेंटेशन के अलावा क्या सरकारी नौकरियों और एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजंस हैं? हाँ, जरूर। ये सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन तक ही सीमित नहीं है। आर्टिकल 335 इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 335 वो एफिशिएंसी वाला? हाँ, वही। आर्टिकल 335 कहता है कि यूनियन या स्टेट के अफेयर्स से रिलेटेड सर्विसेज और पोस्ट्स पर अपॉइंटमेंट्स करते समय SCs और STs के मेंबर्स के क्लेम्स का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है। लेकिन साथ में ये भी कहता है कि ये कंसिस्टेंसी के साथ किया जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन रखते हुए। हाँ, यहीं पर अक्सर वो डिबेट शुरू हो जाती है, मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन वाली। एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की आड़ में कहीं क्लेम्स को अनदेखा तो नहीं किया जा रहा। ये बैलेंसिंग एक्ट हमेशा डिस्कशन में रहता है। सही कहा आपने। ये बैलेंस हमेशा से एक सेंसिटिव इशू रहा है। अच्छा, इसके अलावा इन कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को सेफगार्ड और मॉनिटर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हैं। हाँ, नेशनल कमीशंस। बिल्कुल। आर्टिकल 338 बात करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट NCSC की। और STs के लिए? STs के लिए है आर्टिकल 338A, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST का प्रावधान करता है। ये 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 से जोड़ा गया था। पहले दोनों के लिए एक ही कमीशन होता था। अच्छा, 89th अमेंडमेंट, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ये दोनों NCSC और NCST कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। इनका काम है SCs और STs के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स हैं, उनसे जुड़े सभी मामलों को इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना। ये एक तरह से इन कम्युनिटीज के वॉचडॉग्स हैं। सही। और एक और आर्टिकल है शायद 339, जो सेंटर को कंट्रोल देता है। हाँ, आर्टिकल 339 ये सेंटर को राज्यों पर कुछ कंट्रोल देता है। ये प्रेसिडेंट को अधिकार देता है कि वो शेड्यूल्ड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन और राज्यों में STs के वेलफेयर पर रिपोर्ट देने के लिए कभी भी एक कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं। कभी भी? हाँ, लेकिन संविधान लागू होने के 10 साल बाद ऐसा कमीशन बनाना मैंडेटरी था। अच्छा, और बने भी थे ये कमीशंस? हाँ, बिल्कुल। पहला कमीशन 1960 में UN ढेबर की अध्यक्षता में बना था, जिसने 1961 में रिपोर्ट दी। ढेबर कमीशन? हाँ, और दूसरा कमीशन 2002 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में बना, जिसकी रिपोर्ट 2004 में आई। इन कमीशंस की रिकमेंडेशंस ST वेलफेयर पॉलिसीज के लिए काफी इन्फ्लुएंशियल रही हैं। ठीक है, तो ये तो हुई SCs और STs की बात। अब जरा वापस SEBCs यानी OBCs पर आते हैं। हमने मंडल कमीशन और आर्टिकल 340 की बात की, लेकिन 102nd अमेंडमेंट ने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ही नहीं बदला, एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल चेंज भी लाया था ना? हाँ, बिल्कुल।
और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही करके महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। क्या था वो? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना। अच्छा। हाँ, 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 ने सिर्फ आर्टिकल 342A ही नहीं जोड़ा, बल्कि एक नया आर्टिकल 338B भी इंसर्ट किया। आर्टिकल 338B? हाँ, इसी आर्टिकल 338B ने एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया। इससे पहले एनसीबीसी क्या थी? एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी जो 1993 के एक कानून के तहत बनी थी। स्टैट्यूटरी से कॉन्स्टिट्यूशनल बनने का मतलब क्या है? क्या फर्क पड़ता है इससे? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने से एनसीबीसी की पावर्स और प्रेस्टीज दोनों बढ़ गए हैं। अब ये एनसीएससी और एनसीएसटी के बराबर आ गई है। अच्छा। इससे सिविल कोर्ट की पावर्स मिली हुई हैं। ये एसईबीस के लिए सेफगार्ड से रिलेटेड मामलों की जांच और निगरानी कर सकती है, उनकी कंप्लेंट सुन सकती है, उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस में एडवाइस कर सकती है। मतलब ये बैकवर्ड क्लासेस के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए एक ज्यादा मजबूत इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देता है। समझ गया। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप था। चलिए अब उस वर्ग की बात करते हैं जिसके लिए स्पेशल प्रोविजंस अब डिसकंटिन्यू हो गए हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। संविधान में इनके लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन क्यों था और अब क्यों हट गया? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था इसका? हाँ, एंग्लो इंडियंस के लिए प्रोविजंस भारत की यूनिक हिस्टोरिकल सिचुएशन का नतीजा थे। आज़ादी के वक्त ये महसूस किया गया कि ये छोटा समुदाय जिसका कोई अपना जियोग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं था, शायद लेजिस्लेचर्स में एडिक्वेटली रिप्रेजेंट न हो पाए। अच्छा। इसलिए कुछ टेम्पररी स्पेशल प्रोविजंस किए गए थे। प्रीलिम्स के लिए ये जानना जरूरी है कि प्रोविजंस क्या थे, भले ही अब लागू ना हो। हाँ, क्या थे वो? एक था आर्टिकल 331। ये प्रेसिडेंट को पावर देता था कि अगर उन्हें लगे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त नहीं है, तो वो उस कम्युनिटी के 2 मेंबर्स तक को नॉमिनेट कर सकते हैं। लोकसभा में 2 सदस्य। हाँ। और राज्यों में? राज्यों के लिए था आर्टिकल 333। ये गवर्नर को पावर देता था कि अगर उन्हें लगे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त नहीं है, तो वो उस कम्युनिटी के एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। और ये प्रोविजंस भी SC/ST रिजर्वेशन की तरह टेम्पररी थे और एक्सटेंड होते रहते थे। बिल्कुल। आर्टिकल 334 में ही इन स्पेशल प्रोविजंस SC/ST रिजर्वेशन और एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन दोनों की ओरिजिनल ड्यूरेशन 10 साल 1960 तक तय की गई थी। इसे भी SC/ST रिजर्वेशन के साथ साथ अमेंडमेंट्स के जरिए बढ़ाया जाता रहा। 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 ने इसे 2020 तक बढ़ाया था। तो फिर 2020 में क्या हुआ? यहीं पर कहानी बदली। 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 जब आया तो उसने SCs और STs के लिए सीटों के रिजर्वेशन को तो 2030 तक एक्सटेंड कर दिया। हाँ। लेकिन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन मेंबर्स के नॉमिनेशन वाले प्रोविजन की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया। अच्छा, उसे एक्सटेंड नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि 25 जनवरी 2020 से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन का ये प्रावधान खत्म हो गया, सीज टू एग्जिस्ट हो गया। ये प्रीलिम्स के लिए एक हॉट टॉपिक बन सकता है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समराइज करें तो की टेकअवेज क्या हैं, स्पेशली UPSC एग्जाम प्रेपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? मेंस टेकअवे के तौर पर मेरे ख्याल से कुछ बातें साफ हैं। हाँ, बताइए। पहला, संविधान सोशल और हिस्टोरिकल रूप से डिसएडवांटेज्ड वर्गों SCs, STs, SEBCs के अपलिफ्टमेंट और उन्हें नेशनल मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अफर्मेटिव एक्शन जैसे स्पेशल प्रोविजंस को मैंडेट करता है। ये सिर्फ कंसेशन नहीं बल्कि सोशल जस्टिस का एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है। सही। दूसरा, इन प्रोविजंस का एम मल्टी डायमेंशनल है। लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन, गवर्नमेंट सर्विसेज में अपॉर्चुनिटी और एजुकेशनल एडवांसमेंट, ताकि इक्वालिटी का लक्ष्य हासिल हो सके। बिल्कुल। और तीसरा, नेशनल कमीशंस NCSC, NCST, NCBC का एस्टैब्लिशमेंट एक क्रूशल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन वर्गों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करती हैं और गवर्नमेंट को एडवाइस करती हैं जिससे इन प्रोविजंस का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो सके। बहुत बढ़िया समराइज किया आपने मेंस के लिए। और अगर प्रीलिम्स टेकअवे की बात करें तो कुछ चीजें बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। हाँ, वो तो जरूरी है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स 330 LS में SC/ST आरक्षण, 332 विधानसभा में SC/ST आरक्षण, 334 आरक्षण की अवधि समाप्ति, 335 सेवाओं में दावे वर्सेस दक्षता, 338 NCSC, 338A NCST, 338B NCBC, 339 ST कल्याण पर संघ का नियंत्रण आयोग,
340 पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्ति, 341 एससीज की पहचान, 342 एसटीज की पहचान, 342 ए एससीबीसीज की केंद्रीय राज्य सूची। हाँ, 331 और 333 अब इफेक्टिव नहीं है, पर पता होने चाहिए। राइट। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, 89th 2003 एनसीएसटी बना 8338A, 102nd 2018 एनसीबीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बना 8338B 342A जुड़े, 104th 2019 एसटी आरक्षण 2030 तक, एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन समाप्त, 105th 2021 आर्ट 342A संशोधित, राज्यों की एससीबीसी सूची शक्ति स्पष्ट। 95th भी याद रख सकते हैं, जिसने 2020 तक बढ़ाया था। इंपॉर्टेंट कमीशंस, मंडल आयोग, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, ढेबर आयोग, एसटी कल्याण, भूरिया आयोग, एसटी कल्याण, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी। ओके। की कॉन्सेप्ट्स, स्पेसिफिकेशन ऑफ क्लासेस, प्रेसिडेंट प्लस पार्लियामेंट, बेसिस ऑफ रिजर्वेशन, पॉपुलेशन, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट 335, सेंट्रल वर्सेस स्टेट लिस्ट फॉर एससीबीसी। बिल्कुल। ये सारे प्रोविजंस, रिजर्वेशंस, नेशनल कमीशंस, स्पेशल राइट्स, जब हम इन्हें एक साथ देखते हैं तो संविधान बनाने वालों की फोरसाइट और उनका सोशल जस्टिस के प्रति कमिटमेंट साफ दिखता है। उनका एम सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था, बल्कि एक ऐसा भारत बनाना था जहां हर सेक्शन को इक्वल अपॉर्चुनिटी और डिग्निटी मिले। तो आज की इस डिटेल डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन हम छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। हाँ, जरूर। संविधान में इतने स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस होने के बावजूद क्या ये स्पेशल मेजर्स जैसे रिजर्वेशन और नेशनल कमीशंस अपने इंटेंडेड गोल्स यानी रियल सोशल इक्वालिटी और जस्टिस को अचीव करने में पूरी तरह सक्सेसफुल रहे हैं, या फिर इनके इम्प्लीमेंटेशन और सोशल एक्सेप्टेंस के लेवल पर आज भी सीरियस चैलेंजेस बने हुए हैं? इन प्रोविजंस की इफेक्टिवनेस को किन पैरामीटर्स पर इवैल्यूएट किया जाना चाहिए और फ्यूचर में इनमें क्या रिफॉर्म्स या चेंजेस जरूरी हो सकते हैं? ये वाकई एक कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव सवाल है, जिस पे कंटिन्यूअस सोशल, पॉलिटिकल और एकेडमिक डिबेट और एनालिसिस की जरूरत है। इन प्रोविजंस का इम्पैक्ट मल्टी लेयर्ड रहा है और समय के साथ सोसाइटी के बदलते डायनामिक्स के हिसाब से इनकी रेलेवेंस और फॉर्म पर डिस्कशन जारी रहेगी। हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 76 का ये एनालिसिस आपकी यूपीएससी तैयारी में मददगार होगा। ज्यादा जानकारी के लिए ओरिजिनल चैप्टर जरूर पढ़ें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.